आप सभी एस्पिरेंट का स्वागत है यूपीपीसीएस 2023 मेंस के इस प्रोग्राम में। आपने देखा होगा कि हमने जो इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर के जो वीडियोस पहले दी थी, उसी वीडियोस को कंटिन्यू की जा रही है। और आप पूरी डिटेल्स लेने के लिए आप एरा वर्ल्ड के ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको यूपीपीसीएस जो 2023 मेंस के लिए हमारे द्वारा प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, खास करके आप देखेंगे यूपी स्पेशल में जनरल स्टडीज पेपर 5 एंड पेपर 6 को लेकर के, क्योंकि सारे कंटेंट्स और वीडियोज आपको वहाँ पे मिलेंगे, क्लासेस आपको वहाँ पे मिलेंगी। सवाल ये उठता है कि यदि मान लो आप यहाँ पे 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा डिवोट कर रहे हो, तो आपको मिल क्या रहा है ना? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटीज के नाम पे हम आपको यूपीएससी का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए समझिएगा। क्यों? क्योंकि यूपी अब ऐसा नहीं है कि इंटरनल सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक्स पढ़नी है वो यूपी के संदर्भ में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे यूज करना है। ये ना कि आप यूपी का प्रोग्राम लिख रहे, आंसर्स लिख रहे हैं, यूपी के क्वेश्चंस, यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस लिख रहे हो और आप आंसर्स में एग्जाम्पल्स आप दूसरे स्टेट्स को लेकर के कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको स्पेसिफिक यहाँ पे जो यूपी में जो मुद्दे हो रखे हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो चुनौतियां हुई हैं, उसके जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं, उन परिणामों को, उन चुनौतियों को उसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ आपके साथ होना चाहिए, तभी आपके आंसर्स में उसके मार्क्स मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हमारी पूरी जो टीम है, हम स्पेशली इस चीज को ध्यान में रख करके ही आपके कंटेंट, वो आपको वीडियोस के से पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान यह रखना है कि जब हम इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इन यूपी, ये आपके कमीशन से ऑलरेडी मेंशन कर रखा क्वेश्चन आपके सिलेबस में, कि हमें जो इंटरनल रिलेटेड जो सिक्योरिटी संबंधित जो समस्याएं पढ़नी है, जो चिंताएं पढ़नी है, वो पढ़ना है यूपी के संदर्भ में। तो एक बात तो आप माइंड से क्लियर कर लेंगे कि आप यूपीएससी के पेपर्स को नहीं पढ़ रहे हो। टॉपिक तो कॉमन आपको दिखेगा यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, कहीं कम दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन है। ये बात यदि क्लियरली मेंशन, फोर्सली मेंशन नहीं होता तब सोचा जा सकता था, लेकिन उन्होंने मेंशन कर रखा है। क्यों? क्योंकि इशू रिलेटेड टू द सिक्योरिटी इन यूपी। ठीक है, तो हम जो टॉपिक देखेंगे वो दूसरे नंबर टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम क्या किस किस चीजों या मुद्दों को कैसे हमने बाइफैब्रिकेट किया है, हायरार्किकली देखोगे। ये इससे क्या होगा ना कि जब भी आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करोगे, तो इन मुद्दों को, इन पॉइंट के स्टैंडर्ड पे यदि आप उसको देखेंगे, तो आपको अपने से भी पढ़ने में आसानी होगी, है ना? क्योंकि जीएस का पेपर तो काफी बल्कि है। पहले तो 4 ही पेपर था, अब तो 6 पेपर हो गए। अब 6 पेपर जीएस है। जीएस आपको पता है कि डायनेमिक इन नेचर है। क्लियर? ये ऑप्शनल तो है नहीं कि चलो भाई ये सिलेबस है और यहाँ से यही क्वेश्चन, यदि कोई पार्टिकुलर टॉपिक पर है तो टॉपिक से ही 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते। वहां तो प्रिडिक्ट कर सकते थे, यहाँ तो प्रिडिक्शन भी मुश्किल है। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसमें हम देखेंगे खास करके जो स्टेट और नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, ठीक है, स्टेट और नॉन स्टेट जो एक्टर हैं, उनके द्वारा किस प्रकार की चुनौतियां यूपी में उत्पन्न की जा रही हैं और उसका क्या परिणाम हो रहा है। परिणाम के रूप में अलग अलग डायमेंशन को हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई है या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे और कैसे हम कोशिश करेंगे कि हमारे आंसर्स में दिखाई देना चाहिए। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये हम आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न में कैसे दिखाई देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए टॉपिक्स में क्या क्या आएगा। इस टॉपिक में हम देखेंगे खास करके कुछ एग्जांपल्स हैं। एज एग्जांपल्स मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि देखो, जब आंसर्स इसके टॉपिक्स के लिखोगे तो कैसे एग्जांपल्स निकालो। जैसे देखो, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के क्या बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, बॉडी टू हेल्प टू मॉडर्नाइज द उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मॉडर्नाइजेशन की में मदद करने की बात हुई। तो इस एग्जांपल्स को अभी आप यूपी के संदर्भ में यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो अब देखो कहीं पे भी देखते हो कि जब सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे होते हैं, तो पुलिस का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आम जनता के साथ, है ना? तभी आप सिक्योरिटी को क्या बोलोगे, उसको कंट्रोल करने में बहुत फायदा मिलता है ना? अब मान लो पुलिस से लोग डर रहे हैं, पुलिस के पास जाएंगे ना, तो यदि कोई घटना बगल में घट रही हो, क्या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट यदि कोई कार्य कर भी रहे हो, तो डर के मारे पुलिस को बताएगी नहीं, क्योंकि आप पुलिस फ्रेंडली ही नहीं हो पा रहे हो। इसलिए देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम, खास करके वुमेन सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे न्यू प्रोग्राम चलाए गए, जैसे ऑपरेशन मुस्कान है, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय है, ऑपरेशन आत्मरक्षा है, चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसिंग की बात हो रही है। ठीक है, इसके स्लाइड से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके पीडीएफ आपको क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, आप ऐप पे जाओगे, वहां पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी टॉपिक्स में है, उसमें हम देखेंगे गैर राज्य अभिकर्ता यानी नॉन स्टेट एक्टर्स की हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स किस प्रकार से चुनौती पैदा करते हैं, उनका जो कार्य करने का जो रणनीति होती है, जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी किस तरह की है, और खास करके उत्तर प्रदेश के रूप में देखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब हम उत्तर प्रदेश के बाद आगे आएंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम्पल्स है, जो अभी मैंने आपको बात किया गैर राज्य जो अभिकर्ता है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, उसके बाद उसके क्या परिणाम होते हैं उसको हम देखेंगे। हम देखेंगे जो स्टेट एक्टर्स हैं उसकी भी क्या चुनौतियां हैं, उसकी सब समस्याएं क्या है, वो क्या समस्याएं पैदा करते हैं, उसका क्या परिणाम होता है, और किस तरह का परिणाम हमें समाज में, हमारे राज्य में दिखाई हमें देती है। ठीक है। और राज्य सरकार भी ऐसा नहीं है कि वो बैठी हुई है, वो भी तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव उठा रही होगी। जैसे मैंने अभी बात आपसे किया था, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल है, उसका क्या पर्पज था, क्यों बनाया गया। ठीक है। उस चीज को हम लेकर के बात करेंगे, और कुछ सजेशन हम खुद प्रोवाइड करेंगे कि वे फॉरवर्डेड में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष के रूप में आप किस प्रकार से चीजों को लिखोगे, और किस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम का यूज करोगे। जीएस मेंस का जब राइटिंग करते हैं उसमें डायग्राम की पॉसिबिलिटीज है, तो डायग्राम्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। और लास्ट में जो बोनस पॉइंट होगा वो ये होगा कि मेंस के हम यहाँ पे आपको 4 प्रश्न देंगे, चारों प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है, जो कि लेक्चर्स होगा, उसी लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स हो जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। और नहीं तो इस पीडीएफ में ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पॉज कर लेना, पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। देखो आप पॉज कर लोगे तो आपको इसके आंसर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर ये वीडियो हम पब्लिक में डाल रहे हैं तो हम इसमें दिखाने के लिए करें, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप हमारे कोर्स में आते हो तो वहां भी आपको इसी स्ट्रक्चर्स में हर टॉपिक का, जितने भी टॉपिक्स हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे उस सारे टॉपिक के कंटेंट आपको मिलेंगे। लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पहले आपको वीडियोस क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियो क्लासेस में आप उस चीज को समझ लो, फिर उसके बाद आपको उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, उस पीडीएफ नोट्स को आप अपने पढ़ लीजिए। उसमें से हिस्ट्री नोट्स होता है, ऐसा कुछ है नहीं, प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसको, क्योंकि देखो अब समय ज्यादा मिलेगा नहीं, है ना। जैसा भी आपका प्लेन्स हुआ है, फेथ फॉर, अपने हार्ड वर्क पर फेथ करो, ईश्वर पे फेथ करो, अच्छा होगा। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को पहले हम शुरू करते हैं, और फिर इसको हम देखते हैं कि इसको हमें यदि आंसर्स को लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मेरा नाम मुकेश कुमार है। ठीक है। और आप लोग में से काफी लोग अवेयर होंगे, ब्लू आईएस के थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ब्लू आईएस में आप जाओगे तो वहाँ पे यूपी ब्लू आईएस के, यदि आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा, जो खास करके यूपीएससी का जो टारगेटेड होता है, और यूपीपीसीएस में हम लोग एरावल में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी यूपीपीसीएस का कंटेंट होते हैं, जो भी चीजें होती है, क्लासेस होती है, वो यूपीपीसीएस का आपको मिलेंगे एरावल के थ्रू, जो ब्लू आईएस के द्वारा प्रोग्राम होता है। और बाकी बाकी जो प्रोग्राम्स होंगे, जैसे चाहे वो निबंध का राइटिंग हो, या एथिक्स का क्लासेस हो, चाहे आपका यूपीएससी के लिए जो फिलोसफी की क्लासेस और जीएस मेंस आंसर राइटिंग, तो क्लासेस आपको ब्लू आईएस में मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर। देखिए, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, जब हम देखेंगे संचार नेटवर्क और मीडिया, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये क्लास जो होगी ना वो बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश हिंदी मिक्सअप होगा। लेकिन आप यदि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे ना, वो भी इस प्रोग्राम से आ सकते हैं, उनको कंटेंट इंग्लिश में मिल जाएगी, उनकी परेशानी नहीं है। जो भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे कंटेंट्स आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सबसे पहली बात कि जब हम बात करते हैं कि रोल की बात करते हैं, ठीक है, संचार नेटवर्क में, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम गैर राज अभिकर्ता की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं गैर राज अभिकर्ता की, तो याद रखिएगा गैर राज जो अभिकर्ता है ना, जो नॉन स्टेट एक्टर होता है, उसमें क्या क्या शामिल है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, उसमें इंडिविजुअल्स भी है, जो नॉट एफिलिएटेड विद द डायरेक्टेड बाय, नॉट एफिलिएटेड, नॉट डायरेक्टेड, यानी ना ही वो संबंधित होंगे, ना ही वो निर्देशित होंगे, और ना ही वो वित्त पोषित होंगे, किससे, सरकार के द्वारा। यानी इनका कार्य जनरली कैसा होगा, इनका कार्य सरकार के खिलाफ ही होगा। ठीक है। और ये हो सकते हैं कोई एनजीओ हो, ठीक है,
कोई आतंकवादी समूह हो, क्लियर है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पहला क्वेश्चन हमने कहा कि कैसे गैर राज्य जो अभिकर्ता हैं, नॉन स्टेट, नॉन स्टेट जो एजेंट है, एक्टर जिसको बोलोगे, एक्टर जो है, वो किस प्रकार से सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए समझिएगा यहाँ, देखो ये जो एक्टर्स है ना, मैनिपुलेट करने का कार्य बहुत करते हैं। जैसे देखोगे आप कि मान लो कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी संस्था में, किसी राज्य में, वहां के लोगों की, वहां के आम लोगों के यदि विचार को, आम लोगों के राय को हेर फेर करने में बहुत मदद करता है ना। मान लो कि उनका जो विचार है, उनका जो राय है, पहले वो सौहार्दपूर्ण स्थिति में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेक न्यूज के माध्यम से, हाँ, कुछ ऐसे सोशल इश्यूज को चला करके या सोशल घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके, दिखा करके, किसी न किसी प्रकार से आपको राज्य के खिलाफ, वहां के समाज के खिलाफ, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उनके आम विचार को बदलने का या आम विचार में हेर फेर करने का कार्य। बात समझ में आ रही है? अब कैसे, उसका एग्जांपल देखो कैसे। मान लो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग डायरेक्ट तो मैसेजिंग करेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेजिंग करेंगे। आपको पता है ना कि जैसे आप देखेंगे कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप डेटा शेयर करते हो, उसमें भी डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, दूसरा कोई आपको मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा, मतलब थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू आप एक्सेसिंग नहीं करते हो। और टेलीग्राम में तो और भी है ना। तो इन सब मैसेजिंग में क्या है कि आप मेल करते हैं, चिट्ठी, मान लो किसी को चिट्ठी लिखो, तो चिट्ठी लिखोगे तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, उसको फाड़ करके तो पढ़ तो लेगा ना भाई कि मैसेज क्या लिखे आप अंदर। लेकिन जब इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला भी पार्ट ऐड हो जाएगा। इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि सपोज करो कि कोई इन्फॉर्मेशन तुमने, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, मान लो तुमने कोई इन्फॉर्मेशन भेजना था XYZ, है ना। अब मान लो इसका कोई कोड चेंज हो गया, इसको भेज दिया ABC, ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग, एक कोड में भेजा इन्फॉर्मेशन, दूसरे कोड में। यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ना हो करके वो मशीन रीडेबल लैंग्वेज में जाता है। तो जब जब भाषा मशीन रीडेबल में होगा तो बीच में टैंपरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से आप टैंपरिंग नहीं कर सकते हो। तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, इसका ये यूज करते हैं खास करके आम जनता के राय को बदलने में, आम जनता के बीच में जो सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है उसको भंग करने में, इसके प्रयोग ये आसानी से कर लेते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो यह है कि आप देखोगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो व्यक्ति को माइंड वॉश करना या कट्टरपंथ बनाना, या तुम कह सकते हो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रिक्रूट करने, ये सारे कार्य करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसका एग्जाम्पल सर, मैं तो अभी बहुत बातें कर दी कि देखो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है तो UPSC के पैटर्न पे एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं, यूपी है तो यूपी के संदर्भ में देखो। तो देखो एक एग्जाम्पल्स था, ये वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 6 consecutive serial blast rock in लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद इन उत्तर प्रदेश इन 2007। लखनऊ, ठीक है, बनारस, वाराणसी एंड फैजाबाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे सिमिलरली बम ब्लास्ट होता है। और इसका इसी तरह से देखोगे कि कैसे ये इंफॉर्मेशन को ये टारगेट करते हैं और कैसे इस इंफॉर्मेशन को लेकर के लोगों के बीच में यूज करते हैं। क्योंकि अभी होता क्या है ना कि लोकल व्यक्ति को ही लोग यूज करते हैं, बाहरी व्यक्ति को, नॉन स्टेट एक्टर है लेकिन वहां पे लोकल व्यक्ति को ही रिक्रूट कर रहे हैं। तो रिक्रूट कैसे करेंगे भाई? अब वो राज्य में जाएं, वहां पता चल जाएगा
तो किसी ना किसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट आर्टिकल्स लिख करके, ऐसे टेक्स्ट्स दे करके, टेक्स्ट बुक दे करके, वो किसी न किसी रूप में फेक वीडियोस के द्वारा, फेक मैसेजिंग के द्वारा व्यक्तियों के माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, व्यक्तियों के कट्टरपंथी बनाने की प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे? इस एग्जाम्पल का प्रयोग आप करेंगे नॉन स्टेट एक्टर वाले पार्ट। क्लियर? अब देखो, जो दूसरी बात होती है कि भाई सर, जब आपने ये बात तो कह दी कि चलो कैसे ये सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग, देखो ज्यादा R&D करने की जरूरत नहीं है, चीजों को बस आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स आपको याद आ जाना चाहिए। और वो जब क्लासेस में आप करोगे ना, जब क्लासेस आप देखोगे, इसमें चीजें सुनने के बाद याद हो जाएंगे, है ना। कुछ हो सकता है आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके पास भी और भी कोई एग्जांपल्स होंगे। चलो, आप लोगों में से किसी को कोई और एग्जांपल्स याद आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो दूसरा देखो, उत्तर प्रदेश में जब हम इसके रणनीति की बात करते हैं, है ना, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटेजी के उदाहरण कैसे दोगे? तो देखो, स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं तो इनके स्ट्रेटेजी में आप देखोगे, खास करके देखोगे कि आतंकवादी समूह जो है वो भी इस पे प्रयोग करते हैं, राज प्रायोजित एजेंसियां, आपराधिक संगठन और कट्टरपंथी धार्मिक समूह। अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें बता देता हूँ कि जब मान लो, सपोज करो इसको आपको लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? सपोज करो जब हम बात कर रहे हैं आतंकवादी समूह की, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखोगे आप कि किस प्रकार से IS LET जो है, ये अपने एजेंडा को, ठीक है, ये अपने एजेंडा को चलाने के लिए या अपने एजेंडा में शामिल करने के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं, यानी लोगों को क्या करते हैं? भर्ती करते हैं, है ना। और इसका यूज कैसे करते हैं? सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। दूसरा, जो राज प्रायोजित है, जैसे पाकिस्तान ISI, जो पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, ये भी अब समुदायों को, समुदायों के ध्रुवीकरण करने के लिए, है ना, समुदायों के ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराओ, लड़ेंगे लोग, यही होता है ना एंटी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? आपका राज्य प्रायोजित एजेंसियों की बात हो रही है। तो राज्य का मतलब ये नहीं कि ये यूपी है तो यहाँ मध्य प्रदेश का है, कह रहा है, कहने का मतलब हुआ कि जो बाहरी है, गैर राज्य है, तो गैर राज्य में भी राज्य प्रायोजित हो सकते हैं। अब वो भले वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो तो कभी कहता ही नहीं कि हमने तो कराया। वो तो पाकिस्तान तो कहता है कि भाई भारत से ज्यादा तो हमारे यहाँ आतंकवादी, तो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है ना। तो कहने के लिए तो किसी को तुम नहीं रोक सकते। तो समुदायों के ध्रुवीकरण के लिए भी ये प्रयोग करते हैं, फेक न्यूज चलाएंगे, तो किसी न किसी प्रकार से समस्या, चुनौतियां पैदा करने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल आप यूपी में देख लो, वो जो अटैक हुआ, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। दूसरा, जो आपराधिक संगठन होते हैं, है ना, तो जब हम आपराधिक संगठन की बात करते हैं, जो अपराध करते हैं, ध्यान रखिएगा एक बात कि जैसे आप यहाँ पे देख लो, दाऊद इब्राहिम। अब तुम्हें लगेगा कि दाऊद इब्राहिम तो मुंबई से, भाई ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम सिर्फ मुंबई से अटैक है। दाऊद इब्राहिम जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं लोग, जो आपराधिक संगठन है, और अभी तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़ा सी बातें पॉलिटिकल हो जाएंगी, तो पॉलिटिकल चीजों से आपको हमेशा दूर रहना है। क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो देर नो नीड टू पॉलिटिकल होने की जरूरत है, इमोशनल नहीं होना है ना, थोड़ा सा न्यूट्रल होकर के चीजों को देखना है। तो ऐसा नहीं कि यूपी में भी बहुत सारे ऐसा आपराधिक संगठन है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, दाऊद इब्राहिम जैसी संस्थाएं जो चलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने जो आपराधिक गतिविधियों को मैनेज करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां होती हैं, वो भी उनसे बचने के लिए हमेशा देखोगे कि सोशल मैसेजिंग साइट और इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन का ये प्रयोग करते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं कट्टरपंथी धार्मिक समूह की, तो
तो कट्टरपंथी धार्मिक समूह में क्या होता है? एक बात बताओ कि जो कट्टरपंथी जो धार्मिक समूह का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य हो सकता है उसका? सिंपल सी बात है, लोगों के बीच में क्या ऐसा करना? नफरत, असहिष्णुता, है ना, भाईचारा वगैरह सबको तोड़ देना, भाईचारा का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, सबको बर्बाद कर देना। उनका यही है उद्देश्य कि किसी तरह से लोगों में, एक कम्युनिटी के लोगों को दूसरे कम्युनिटी के प्रति कैसा नफरत की भावना, नफरत, और इस उद्देश्य को सफल हो जाते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए करो? सोशल मीडिया साइटों के द्वारा भी यूज करते हैं। तो अब बताओ मुझे सिंपल सी बात कि जब हमने सिंपल तक कहाँ से टॉपिक शुरू किया था, हमने टॉपिक आपको शुरू कहाँ से किया? हमने कहा कि गैर राज अभिकर्ता, यानी कि हमने बात की, जब नॉन स्टेट एक्टर की बात किया तो हमने कहा कि कैसे चुनौतियां पैदा कर रही हैं और इनके फायदा कैसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उठाते हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल्स में आपको बता दिया कि आतंकवादी समूह भी उठाती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, ISI वगैरह का भी राज्य प्रायोजित, जैसे पाकिस्तान जैसी संस्थाएं राज्य है वो भी यूज कर रही है, और खासकर आपराधिक संगठन भी इसका यूज करते हैं। ग्लोरीफाई करना, है ना, गलत को ग्लोरीफाई करना, ये भी कहीं ना कहीं आपको आपराधिक संगठन में लोगों को रिक्रूट करने में और उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। कट्टरपंथी धार्मिक समूह तो है ही जो नफरत फैलाना है, चाहे अपने बातों से फैलाएं या अपने लेख से फैलाएं, जिससे भी फैलाना है, वो चाहेंगे कि दो कम्युनिटी आपस में लड़े और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा के दृष्टि से एक दूसरे को देखें। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए कि जब राज्य की बात करते हैं, अब यहाँ पे एंट्री होगी यूपी की। अब यूपी में देखोगे, जो मैंने आपको कहा था कि जब हम यूपी में देखेंगे इस सिलेबस में, तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा नया पॉइंट ऐड किया है। देखोगे एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी यूज कर सकते हो, 6 दिसंबर 1992 का जो अयोध्या में हुई, है ना। इसको पता ही है कि जो 16वीं शताब्दी का जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, उसका विध्वंस इसमें शामिल है ना। और खास करके आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदू संगठन जो है, उन्होंने दावा किया कि ये भगवान राम का जन्मस्थल है, कोर्ट ने भी माना, है ना, जन्मस्थल है। और जब इस चीज को हुआ, जब वो बाबरी मस्जिद गिरती है, तो देखते हैं कि कितना व्यापक रूप से हिंसा होता है, और इसी का परिणाम हमें 1992 का बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में भी दिख जाता है, इसी का परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, जब राज्य सरकार ने, देखोगे 2017 में विधानसभा का जो चुनाव होता है, उसको भी खास करके देखोगे कि भय और जो सांप्रदायिकता की जो भावना है, उसको पैदा करने के लिए देखोगे मीडिया का उपयोग करने का आरोप लगाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ सरकार पर जो सांप्रदायिक तनाव है ना, वो भड़काने और धार्मिक आधार पर मतदाताओं को कैसे कर सकते हो कि वोटर्स का ध्रुवीकरण, है ना, पोलराइजेशन करने का में मीडिया का सहयोग किया। इसका आक्षेप लगता है, ठीक है, बहुत सारे मीडिया चैनलों पे इसका आक्षेप लगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे यूपी के संदर्भ में एक तो एग्जाम्पल 2017 में यह आरोप लगता है राज्य सरकार पे कि इन्होंने मीडिया का प्रयोग किया मतों के ध्रुवीकरण करने में। ठीक है, आप परेशान ना हो, ठीक है, जो मैं चीजें समझा रहा हूँ ये रिटेन में आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर पता नहीं। क्लास को सुनो, क्लास को ध्यान से सुनोगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जब एग्जामिनेशन में या जब इस प्रश्न जो लास्ट में जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे उसको जब आप लिखोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक चीजें याद आ जाएंगी। बाकी तो स्लाइड्स आपको मिल ही जाएंगे PDF फॉर्मेट में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम ऐड करते हैं। आप देखेंगे कि
सीएए को लेकर के 2019-20 में किस तरह का विरोध हुआ, इसके विरोध में पुलिस का यूज किया गया। जो लोग विरोध कर रहे थे तब पुलिस बल प्रयोग करने की प्रयास किए। ठीक है। दूसरा, जो राज्य सरकार स्वराज सरकार ने क्या किया कि आप देखेंगे इसमें कि जो प्रदर्शनकारी थे, ठीक है, देखो चीजें जायज है या नाजायज है उसके लिए कोर्ट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिस्कशन की जा सकती है ना। लेकिन तरीका आपका एजुकेशन का, तरीका आपका विरोध दर्ज कराने का वो लीगल होना चाहिए, है ना। राइट आपको ये नहीं देता कि आप किसी भी संपत्ति का क्षति पड़ा, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाए या लोगों के लिए समस्या चुनौतियां उत्पन्न करें। लेकिन हर चीज का मुद्दा है, यदि आपके पास कोई समस्या है, यदि हमारे पास कोई समस्या है तो उसको उठाने का एक उचित प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर उठाना भी चाहिए। अब सवाल ये उठा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे आप देखोगे कि 2016 में 2016 में देखते हो कि कानपुर में क्या होता है, एक ट्रेन जो होती है वो पटरी से उतर जाती है ना, और उसमें होते हैं कि लगभग कहा जाता है कि 140 लोग के आसपास जो लोग थे वो घायल हो जाते हैं। और राज्य सरकार पर यात्रियों और जो बुनियादी वहां की जो ढांचा है उसको सुरक्षित करने का, सुरक्षा सुनिश्चित करने का, और देखोगे कि वहां पे समय पर पर्याप्त चीजें, पर्याप्त क्या उसको बोलोगे, असिस्टेंस नहीं पहुंचा पाए, इसका भी आरोप लगता है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको राज्य के खिलाफ अपना एक विरोध का सुर उत्पन्न करने का मौका देता है। राज्य आखिर है किसके लिए? जनता के लिए। हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र में क्या करते हैं, लोकतंत्र में समाज का कल्याण होना चाहिए। और आप सरकारी पदों पे हैं, आप राज्य के मुखिया हैं, आप राज्य स्टेट को चला रहे हैं, और जो चीजें, जो बुनियादी ढांचा है, जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसको भी आप यदि पूरा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उसका लोग विरोध करेंगे, और इस विरोध का फायदा कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी उठाएगा। क्योंकि क्योंकि देखो, जब व्यक्ति के मन में पहले से द्वेष किसी के प्रति है तो उसको पोलराइज करना बहुत आसान हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं कह रहा हूं कि जब आपको किसी के प्रति मन में पहले से द्वेष उत्पन्न है तो आपको पोलराइज करना, आपका आपका जो राय है उसको और विचलित करना, उसको और डाइवर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो राज्य को, व्यक्ति को दिख रहा है कि राज्य जो है अपने इन सब जगहों पे फेल हो रही है, और इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपका पिक कर लेगा। क्लियर है? इस तरह से आप इस प्रश्न का लिख सकते हो। ये सारे उदाहरण लिखोगे ना तो प्रश्न क्या होगा? प्रश्न आपका रियल दिखेगा, वास्तविक दिखेगा। ओरिजिनलिटी जो कहते हैं, हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं मेंस का, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट करते हैं कि कितनी तार्किकता की बातें कर रहे हो आप, और साथ ही साथ कितना आपकी मौलिक है, आंसर आपका कितना मौलिक है। क्योंकि देखो सिलेबस तो सबको पता है ना, सबको वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब मान लो मैंने 4 क्वेश्चन अभी लिखा है, इसका हम आंसर्स आपको दिए हैं, तो ये तो हजारों बच्चे वीडियोस देखेंगे, तो हजारों बच्चे उस वीडियोस को डाउनलोड करेंगे, उस पीडीएफ को देखेंगे, तो आंसर तो सब लोग पढ़ेंगे ना। तो हु बहु आंसर लिखोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? कब मिलेगा? लेकिन उस प्रश्न को अपनी मौलिकता के स्तर पे, मौलिकता के आधार पे यदि उसको तुम मॉडिफाई करते हो, अपनी मौलिकता को उस आंसर्स में लाते हो, तो आपके चांसेस मार्क्स उठाने के ज्यादा बनते, ये संभावना आपकी ज्यादा बनती। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, मान लो हमने ये सारे उदाहरण हमने यूज कर लिया। अब सवाल होगा कि जब हम ये उदाहरण यूज करते हैं तो इसका कोई ना कोई परिणाम तो होगा ही ना भाई। और सबसे फर्स्ट परिणाम में क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहला परिणाम तो आपको सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि होगी। ऐसा स्थिति लग रहा है कि दो कम्युनिटी कभी वापस साथ रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा माहौल बन जा रहा है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को घृणा के नफरत से देखने लगेगी। दूसरा परिणाम इसका यह होगा कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जब व्यक्ति आपस में ही एक साथ नहीं है, आपस में ही मनमुटाव है, आपस में ही घृणा के नजरों से एक दूसरे को देख रहे हैं, उनके बीच में क्या होगा?
आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि आतंकवादी संगठन है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इसका फायदा उठाएगा। तीसरा तीसरा बात यह हो जाएगी, जो फेक न्यूज होता है, जो फर्जी खबरें होती है ना, तो जो फर्जी खबरें होती हैं उसका प्रसार प्रचार खूब बढ़ेगा। फला जगह ऐसा हो गया, पता चलेगा किसी और कंट्री का है इंफॉर्मेशन और आपको यहाँ पे चलाया जा रहा है, और आप उसके बहकावे में आ गए। जान माल की क्षति तो होगी ही होगी, किसी का घर जला दोगे, किसी का दुकान लूट लोगे, सरकारी संपत्ति में आग लगा दोगे, ट्रेनें जला दे रहे हो, बसें जला दे रहे हो, तो जान माल की तो हानि हो रही है ना भाई, कि नहीं हो रही। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई कि सामाजिक एकता का क्षरण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ एक ही जगह एक ही गांव में रहते हैं तो कभी स्थिति ऐसी होती है कि एक दूसरे कम्युनिटी के लोग उस गांव में एंट्री तक करने से डरने लगते हैं, घरों से पलायन कर जाते हैं, अपने गांव से पलायन करके दूसरे गांव चले जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। तो देखो, जो गैर राजनीतिकर्ता हैं, जो एक्टर्स हैं, वो जो गतिविधियां करते हैं, वो जो समस्याएं चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, उसका परिणाम हमें देखो कितना भयानक रूप में दिख रहा है। क्लियर है? तो इन सब पे दो दो तीन तीन लाइन लिखना है, और ये रिटेन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, दिमाग ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब जो टॉपिक है वो है स्टेट एक्टर। अभी तक हमने आपसे क्या बात किया, हमने नॉन स्टेट एक्टर को लेकर के बात किया। हमने देखा कि वो किस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होती है, कैसी गतिविधियां करते हैं, उसका परिणाम हमें कैसा भुगतना पड़ता है, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे राज्य के लिए कितनी समस्या पैदा करते हैं। अब जो दूसरा है वो है स्टेट एक्टर का। ठीक है, तो इस स्टेट एक्टर की वीडियोस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।